ओके बेटा आवाज आ रही है आपको? अदर बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे अभी? ओके जस्ट 2 मिनट वेट करते हैं, जितने कि अदर बच्चे वेट ज्वाइन कर जाए, तो 2 मिनट वेट करते हैं एक बार हम, ठीक है? ओके चलिए हम लेक्चर शुरू करते हैं आपका। ओके देखिए, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिकल फील्ड। तो इन मेडिकल फील्ड में हमने पढ़ा था इंसुलिन के बारे में। द इंसुलिन हार्मोन इज बेसिकली रिलीज बाय द बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज एंड द फंक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। बट कभी कभी क्या होता है कि सेल किसी भी रीजन की वजह से प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज मतलब ये कन्वर्जन नहीं कर, इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाती। जब इंसुलिन रिलीज नहीं होता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है। अब इसलिए क्या हुआ कि एक एक तरीका निकाला गया कि कैसे इंसुलिन हार्मोन को हम मतलब अगर अगर आपकी सेल अगर इंसुलिन नहीं बना रही है तो अगर हम इंसुलिन को सीधा ही इंजेक्ट करवा दें, अगर हम इंसुलिन हार्मोन को सीधा ही इंजेक्ट करवा दें, तो इसलिए इंसुलिन हार्मोन के लिए एक मेथड तैयार किया गया जिसमें हम बैक्टीरिया के थ्रू जो हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया यूज में लेते हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज करते हैं। हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया यूज करते हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज करते हैं। ओके तो इंसुलिन को बेसिकली जब रिलीज करते हैं तो उसके मेथड्स के थ्रू इंसुलिन को यूज किया गया। बट प्रॉब्लम क्या थी कि इंसुलिन को यूज तो किया गया, लेकिन इंसुलिन जब निकलता है पैनक्रियाटिक सेल से तो वो प्रो हार्मोन के फॉर्म में निकलता है। मतलब पहले प्रो हार्मोन होता है जिसमें 3 पेप्टाइड्स होते हैं ए बी सी। slowly and C peptide like detach from the, पहले फिर क्या होता है सारे तीनों के तीनों मतलब ए बी सी 3 पेप्टाइड एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ए बी सी 3 पेप्टाइड एक साथ जुड़े होते हैं, इसको हम प्रो हार्मोन कहते हैं। लेटर ऑन सी पेप्टाइड अलग हो जाता है और फिर ए बी पेप्टाइड दोबारा से जुड़कर एक मैच्योर हार्मोन में कन्वर्ट होते हैं। इट मींस यू हैव ए चेन ऑफ 3 पेप्टाइड ए बी सी, जिसे हम प्रो हार्मोन कहते हैं। फिर प्रो हार्मोन को आपने क्या किया है कि जब सी पेप्टाइड को अलग करना है तो सी पेप्टाइड को अलग करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं कि हम सी पेप्टाइड को अलग करने के लिए हम मतलब क्या कहते हैं सी पेप्टाइड को अलग करके फिर हम उसको एबी पेप्टाइड को हम मैच्योर हार्मोन में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट तो मतलब आपका जब सी पेप्टाइड अलग हो गया और एबी पेप्टाइड एक मैच्योर हार्मोन में कन्वर्ट हो गए, तो मतलब आपको एक पूरी एक पॉलीपेप्टाइड की एक चेन है जिसमें 3 पेप्टाइड है ए बी सी, तो आपको सी पेप्टाइड को अलग करना है। अब बताइए कि इस पूरी एक पॉलीपेप्टाइड की एक चेन में अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड को अलग करना है, ठीक है, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे इसको अलग करने के लिए? मतलब सेल कौन सा एंजाइम को यूज करती है? देखिए इन पेप्टाइड्स को अलग करने के लिए ए बी सी है, 3 है, तीनों को अलग अलग किया जाता है, बाद में एबी को जोड़ दिया जाता है। तो आप मतलब पहले आपको पूरी पेप्टाइड में एबीसी को अलग अलग करना है, तो विच काइंड ऑफ एंजाइम यू विल यूज इन दिस मेथड? मतलब आपको एबीसी है, जैसे कि कहने का मतलब क्या है आपका, मेरा कहने का मतलब ये है अगर आपको समझ में ना आया हो, जैसे कि ये एबीसी है, या देखिए ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। आपको ये तीनों पेप्टाइड है, आपको करना क्या है, तीनों पेप्टाइड को अलग अलग करना है। अलग अलग करने के बाद में ए अलग, बी अलग, सी अलग, अलग अलग करेंगे फिर बाद में क्या होता है सी अलग हो जाता है और ए और बी दोबारा से जुड़ जाते हैं। तो बताइए इन पेप्टाइड को अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम आप यूज करते हैं? बोलो बेटा, वर्षा, यश। सर एक बार क्वेश्चन फिर बोल। ओके यहाँ पर आपके यहाँ पे एक पूरी प्रो इंसुलिन की एक चैन है, उसमें क्या करना है, प्रो इंसुलिन की एक चैन है। प्रो इंसुलिन की चैन में अगर आपको तीनों पेप्टाइड को अलग अलग करना है, क्योंकि सी पेप्टाइड अलग हो जाएगा बाद में एबी को हम जोड़ देते हैं, तो अलग करने के लिए एंजाइम की यहाँ पर तो बेटा अलग करने यहाँ पे हर चीज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, तो कौन सा एंजाइम आप यूज करोगे? आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे बेटा?
इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि अधिक मैक्सिमम बच्चे यही लेते हैं कि इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही आंसर देंगे, बट गलत है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सोचिए कहाँ यूज होता है। कौन सा एंजाइम यूज करोगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान से सुनिए। हाँ यश, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? अच्छा चलिए बताइए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ यूज करते हैं वर्षा? प्लीज डोंट बी लाइक लाइक डम मत बनिए, आंसर दीजिए। हाँ टाइप करो, जो आपको ठीक लगा टाइप करना है, टाइप करके बताओ, बताना है तो बताओ वैसे, लेकिन बताओ आंसर। जीन को कट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये क्या जीन है बेटा? हम यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को कट करने के लिए, राइट? तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड है? क्या ये वर्षा न्यूक्लियोटाइड है? यश आई एम वेटिंग योर आंसर। प्राची, कल्पना, कल्पना अभी तक आप सिर्फ अटेंड करते हो, बट मैंने आज तक आपका एक आंसर नहीं सुना कभी भी। क्या बता? बेटा इनको, यहाँ प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन को सारे पेप्टाइड्स को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम्स आता है, कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? सर वही सोच रहा हूँ। सोच रहे हो, चलो सोचो, सोच के सोचिए क्या कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बेटा। देखिए ये प्रोटीन के बने हुए हैं, और प्रोटीन को एंजाइम, प्रोटीन को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? यस, प्रोटीएज एंजाइम, राइट बेटा, प्रोटीएज एंजाइम है। कब से पूछ रहा हूँ आपसे, प्रोटीएज या प्रोटीएज कह सकते हो या पेप्टाइडेज, राइट? प्रोटीएज कह सकते हो या फिर पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज या प्रोटीएज वो एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को कट करते हैं। हर कोई इसका आंसर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देता है, लेकिन गलत है, और ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद में आपने क्या कट कर दिया? कट करने के बाद में सी पेप्टाइड अलग हो गए, ए अलग हो गए, बी अलग हो गए, लेकिन हम सी को अलग करते हैं, ए बी को दोबारा जोड़ना पड़ेगा। तो ए बी को जब आप दोबारा जोड़ते हैं, तो ए बी को दोबारा जोड़ने के लिए किस एंजाइम का यूज करेंगे आप? आपने सी पेप्टाइड अलग कर दिया, उसके बाद ए बी को, देखिए आपका जब तीनों पेप्टाइड अलग हो गए प्रोटीज एंजाइम से, फिर आपने क्या किया, सी पेप्टाइड को अलग कर दिया, और एबी को दोबारा जोड़ना पड़ेगा ना उसको मैच्योर हार्मोन में कन्वर्ट करने के लिए। एबी को आप दोबारा जोड़ोगे, जब एबी को आप दोबारा जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? सोचिए बेटा, अच्छे क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं, इसलिए केवल हमें एक साइड सोच के नहीं चलना है, थोड़ा सा अपने माइंड को एलोबरेट करके सोचना है। अब चलिए जीन थेरेपी सुनिएगा। जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है? जीन में कोई भी जो भी आपके करेक्शंस करना, मतलब जीन में कोई भी डिफेक्ट है उसको सही करना। क्या होता है बेटा कि जीन, अगर कोई पर्सन किसी भी एक हेरिडिटी डिजीज से सफर कर रहा है, और जनरली क्या है कि हमारे इंडिया में हेरिडिटी डिजीज का इलाज बहुत कम है। ऐसा कहते हैं कि आफ्टर 10 to 15 ईयर्स हम हेरिडिटी चीजों का भी इलाज कर पाएंगे, ठीक है? हेरिडिटी डिजीज का भी इलाज कर पाएंगे, क्योंकि हेरिडिटी डिजीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। और ये क्यों होती है? कोई ना कोई जीन में डिफेक्शन होता है, और वो डिफेक्शन, वो जो डिफेक्ट है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है।
लेकिन हमने ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम उस जीन थेरेपी को भी सही कर सकते हैं, मतलब उस डिफेक्टिव जीन को भी सही कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। इफ ए पर्सन इज बॉर्न विद हेरिडिटी डिजीज, अगर एक पर्सन हेरिडिटी डिजीज के साथ में पैदा होता है, कैन करेक्ट ए थेरेपी टू टेकन ए सच डिजीज, क्या कोई उन डिजीज को सही करने के लिए कोई थेरेपी होती है? जीन थेरेपी इज अटेम्प्ट टू डू दिस, एक जीन थेरेपी एक ऐसा ही एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है। जीन थेरेपी इज कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोसिस इन ए चिल्ड्रन एंड एम्ब्रियो, मतलब जीन थेरेपी एक मेथड्स का ऐसा कलेक्शन है, मतलब इसके अंदर ऐसे वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मतलब जीन को सही कर सकते हो, जीन को करेक्ट कर सकते हो, राइट, जिससे कि उसको हम चाइल्ड स्टेज में या फिर उसके एम्ब्रियो स्टेज में उसको हम सही कर सकते हैं। मतलब जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है एम्ब्रियो स्टेज में हम उसको सही कर सकते हो, हम एम्ब्रियो स्टेज में उसको सही कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एम्ब्रियो स्टेज के अलावा हम उसको एम्ब्रियो स्टेज में सही कर सकते हैं, और एम्ब्रियो स्टेज के अलावा या फिर हम उसको चाइल्ड स्टेज में सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका होता है कि हम जीन को सही कर सकते हैं। तो हेयर जीन आर इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल टिश्यू ट्रीट ए डिजीज, मतलब जो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो भी पर्सन की सेल्स जो डिफेक्टेड हैं उसके अंदर हम जीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, मतलब सही जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट, और जिससे कि उस पर्सन की ट्रीट किया जा सके। करेक्शन ऑफ जेनेटिक लेवल डिफेक्ट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ और कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, मतलब करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व, मतलब हमें जेनेटिक जो डिफेक्ट हुए हैं उसमें करेक्शन क्या करते हैं, डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल एम्ब्रियो, मतलब हम नॉर्मल जीन की एंट्री करवाते हैं इंडिविजुअल में, मतलब किसी एक पर्सन में और या उसके एम्ब्रियो स्टेज में, जिससे कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी भी एक पर्सन की एक सेल में कोई डिफेक्टिव जीन थी, तो डिफेक्टिव जीन तो डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगी, और जब डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगी तो डिफेक्टिव एक्सप्रेशन आएंगे उसके, कोई भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, कोई एंजाइम नहीं बनेगा, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, कोई बॉडी में फंक्शन कहीं काम नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, एम्ब्रियो स्टेज में जो जीन डिफेक्ट थी उसकी जगह हमने एक फंक्शनल जीन, एक सही करेक्टिव और फंक्शनल जीन उसकी बॉडी में एंटर करवा दिया। तो अब क्या होता है कि जो जीन आपने बॉडी में एंटर करवाया तो वो क्या करेगी, जो भी नॉन फंक्शनल जीन के जितने भी फंक्शन है वो करने लगेगी। तो नॉन फंक्शनल जीन के फंक्शन जब वो करेगी तो होगा क्या कि आपके जीन में जो करेक्शन था वो सही हो जाएगा, और आपके जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया था वो करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जीन थेरेपी एक तरीका होता है, लेकिन ये थेरेपी कितने हद तक सही है, कितने हद तक यूजफुल है और कितनी कॉस्टली है, ये एक अलग पॉइंट है। इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, ये कोई आसान नहीं है कि आपने जीन डाल दिया और जीन काम कर जाएगी, इतना आसान नहीं है जितना ये थ्योरी में लिखा होता है, ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है और ऐसी कोशिश की गई है। आपके बुक में केस स्टडी भी है कि ऐसी केसेस ऐसी की गई है। देखिए, फर्स्ट क्लिनिक जीन थेरेपी, मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको कि कहां पर ऐसा कोई प्रैक्टिकल ये ऐसा अटेम्प्ट किया गया था। फर्स्ट पहला जो क्लिनिकल ट्रायल था वो था 1990 के अंदर, 4 इयर्स की एक ओल्ड गर्ल थी जिसको एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी। मतलब पहला जो ट्रायल किया गया था जीन थेरेपी का वो 1990 में किया गया था एक 4 इयर्स की लड़की के साथ में जिसको एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी थी। अब एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी क्या होती है? ये एंजाइम क्या होता है बेटा? ये एक एंजाइम होता है जो क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम के लिए, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, राइट। द एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज इज कोडेड बाय ए जीन क्रोमोसोम 20। आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये जो जीन, ये जो ध्यान रखना, एडिनोसिन डीएमिनेज ध्यान रखना, जहां पर भी एएसई आता है, मैंने आपको 11th में बताया था, जहां पर भी एएसई आता है वो एंजाइम होता है। तो उस लड़की के अंदर, उस गर्ल के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी थी, ठीक है। और ये जो एंजाइम है ये एक पर्टिकुलर जीन के थ्रू कोड होता है, और वो जीन प्रेजेंट रहती है क्रोमोसोम नंबर 20 के अंदर। आपके यहाँ 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें से 20 नंबर की जीन के ऊपर वो जीन एब्सेंट थी जो कि एडिनोसिन डीएमिनेज बनाती है। अब एडिनोसिन डीएमिनेज करता क्या है? ये आपके इम्यून सिस्टम को फंक्शनल करता है। मतलब क्रोमोसोम 20 के ऊपर आपकी एक जीन थी जिस जो क्या करती है, एडिनोसिन डीएमिनेज बनाती है एंजाइम, और वो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम आपके इम्यून सिस्टम को फंक्शनल करती है। अगर वो क्रोमोसोम नंबर 20 के ऊपर वो जीन एब्सेंट है तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बनेगा। जब एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बनेगा तो उससे क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम होगा प्रॉपर फंक्शनल नहीं हो पाता। हालांकि दिस इज वेरी रेयर डिजीज, और मतलब 2 लाख से मतलब 1 करोड़ लोगों में से किसी एक को होती है, मतलब रेयर डिजीज है। कभी अगर 2 लाख से 1 करोड़ लोगों के बीच में किसी एक को मिलेगी आपको डिजीज ये। ओके, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर।
ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा डिसऑर्डर है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास हो सकता है। दैट डैमेज इम्यून सिस्टम, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है और कॉजेज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी स्किड। बेटा एक बार आ चुका है स्किड के बारे में पेपर में। स्किड क्या होता है? स्किड के बारे में पेपर में पूछा जा चुका है मेडिकल एंट्रेंस में, स्किड के बारे में कि स्किड का फुल फॉर्म क्या है। स्किड का फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। मतलब कहने का मतलब है इम्यूनो डेफिशिएंसी, कहने का मतलब है इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी होना और सीवियर लेवल पे होना, बहुत टिपिकल लेवल पे होना। ये बेसिकली क्या होता है? इन्फेंट में होता है, मतलब जो बिल्कुल न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके अंदर ये डिजीज होती है। ओके, सो द इन्फेंट कैन फाइट विद द इवन माइल्ड इन्फेक्शन। मतलब फिर क्या होगा कि उसमें इम्यूनो डिफिशियंसी रहेगी। इम्यूनो डिफिशियंसी, स्किड का फुल फॉर्म याद रखना बेटा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। इम्यूनो, ये जो है ना आपका फुल फॉर्म है ये वाला, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी स्किड। ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, जो कि जनरली इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जनरली होता है। तो क्या होता है, वो बच्चे छोटे से इन्फेक्शन के साथ भी, माइल्ड इन्फेक्शन के साथ भी नहीं लड़ सकते क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्रिएट ही नहीं होता। So this disorder is caused due to the deletion of gene for adenosine deaminase। मतलब ये डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि इसमें एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं होता, उसकी जीन डिलीट हो जाती है, मतलब जीन एब्सेंट होती है। एडीए जीन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज। मतलब जो एडीए जीन होती है उसका काम क्या होता है? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाना। और जब एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होगा ही नहीं, अगर मतलब होगा ही नहीं तो इम्यून सिस्टम फंक्शनल नहीं होगा। ओके, समझ में आया बेटा आपको थोड़ा बहुत? ये समझ में आया ये जीन थेरेपी का ये केस स्टडी? यस, समझ में आया? यस सर। और आपको कल्पना, कल्पना आवाज आ रही यस है? सर। और आपको प्राची? चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, इसके दो तरीके के क्योरमेंट है, मतलब दो तरीके से आप इसको क्योर कर सकते हो। पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा होता है एंजाइम इंजेक्शन। मतलब इसको आप दो तरीके से ट्रीट कर सकते हो। एक बार एडीए देखिए, एडीए डिजीज में क्या होता है वर्षा? एडीए मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज डिजीज। इसमें क्या होता है? एडिनोसिन डीएमिनेज जो होता है आपकी जीन इसमें एब्सेंट होती है, एडिनोसिन डीएमिनेज जीन एब्सेंट होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम रिलीज नहीं होता, और वो एंजाइम क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को फंक्शनल करता है। अब इम्यून सिस्टम को फंक्शनल कैसे करता है? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का काम क्या होता है कि जो आपका एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का काम क्या होता है? वहां पे एमिनो ग्रुप को रिलीज करना। आप जब फंक्शनल इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि कैसे इम्यून सिस्टम की क्या केमिस्ट्री होती है, तो अभी मैं आपको वो समझाना नहीं चाहता इम्यून सिस्टम की केमिस्ट्री। ये बेसिकली क्या करता है? एडिनोसिन जो आपका नाइट्रोजन, जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जो इम्यून सेल्स होती हैं, उस इम्यून सेल्स के अंदर जो आपका डीएनए प्रेजेंट रहता है, उस डीएनए के अंदर एक NH2 ग्रुप होता है, उसको रिमूव कर देते हैं। NH2 के डीएमिनेज का मतलब क्या होता है? एमिनो ग्रुप को रिमूव करना। तो एमिनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, और जैसे एमिनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, आपकी जो इम्यून सेल्स होती है वो फंक्शनल हो जाती है। तो अगर वो एमिनो ग्रुप, ध्यान रखना, वो बच्चों में होता है, बच्चों में, ये इन्फेंट में होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो इम्यून सेल्स में क्या होता है? एक एमिनो ग्रुप होता है, और ये एमिनेज एंजाइम उस एमिनो ग्रुप को रिमूव कर देता है, और आपकी सेल्स फंक्शनल हो जाती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो सेल फंक्शनल नहीं होगी इन शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो तरीके के ट्रीटमेंट इन्होंने लिखे हैं कि इसलिए एडी डिजीज क्या करती है, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाता है। तो इम्यून सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाता या जनरेट फंक्शनल नहीं हो पाता, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे दो तरीके के क्योरमेंट है, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एक एंजाइम इंजेक्शन। समझ में आया बेटा एडी डिजीज आपको? वर्षा समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में देखिए, सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ मैं आपको। देखिए एडीए डिजीज में, आपका एडीए डिजीज में क्या होता है बेटा कि एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के टाइम पर उसकी जो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे के जन्म के टाइम पर बोन मैरो लगातार ब्लड का फॉर्मेशन करता है। तो ब्लड के अंदर इम्यून सेल्स बनती है। मतलब इम्यून सेल्स क्या होती है बेटा? कहने का मतलब है इम्यून सेल्स क्या होती है कि आपकी ऐसी सेल जो आपकी इम्यूनिटी देने में मदद करती है। ठीक है, अब एक बच्चे के जन्म के टाइम पर, स्टार्टिंग में तो क्या होता है, बच्चे के जन्म के टाइम पर स्टार्टिंग में क्या होता है, उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है।
वहां पर इम्यूनिटी को जनरेट करना पड़ता है, धीरे धीरे इम्यूनिटी बनती है। अब वो इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, इम्यूनिटी को क्रिएट करने के लिए होता क्या है कि ये एंजाइम आपके जो इम्यून सेल्स हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे अगर आपको किसी चीज का इनॉग्रेशन करते हो, तो इनॉग्रेशन में क्या है कि आपने, हम जनरली क्या करते हैं जब किसी चीज का इनॉग्रेशन करते हैं तो रिबन लगाते हैं, रिबन को कट करते हैं। यही हमारा इनॉग्रेशन करने का एक सिंपल तरीका होता है, काफी जगह जो किया जाता है, जो वेस्टर्न कल्चर होता है। वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि रिबन लगा दिया, रिबन को कट कर दिया, तो आपका इनॉग्रेशन हो गया। तो मतलब आपने रिबन कट किया तो मतलब योर इनॉग्रेशन हो चुका है, मतलब आपकी शुरुआत हो चुकी है उसके काम की। वैसे ही एडिनोसिन डीएमिनेज क्या करता है, इम्यूनिटी को जनरेट करने के लिए इम्यून सेल्स के एमिनो ग्रुप को अलग कर देता है। तो क्या होता है, इम्यून सेल्स काम करने लग जाती है। वरना पहले क्या होता है, इम्यून सेल्स काम ही नहीं कर रही थी, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, धीरे धीरे इम्यूनिटी जनरेट होती है। तो इम्यून सेल्स के लिए सेल्स में अंदर जो डीएनए होता है उसके ऊपर जो एमिनो ग्रुप होता है, वो एमिनो ग्रुप को कट कर देते हैं। जैसे एमिनो ग्रुप को कट कर दिया, अब आपकी इम्यून सेल्स काम करने लग जाती है। तो बच्चे में जनरली क्या इम्यूनिटी आना शुरू हो जाती है। तो ये क्या करता है, बच्चों में, इन्फेंट में जो इम्यूनिटी जनरेट होने वाली होती है उसके लिए इम्यून सेल्स के डीएनए का एमिनो ग्रुप अलग होना जरूरी होता है, उसके एमिनो ग्रुप को अलग करना जरूरी होता है, क्योंकि एमिनो ग्रुप के अलग होते ही इम्यून सेल्स फंक्शनल हो जाती है। अगर वो NH2 ग्रुप अलग होगा ही नहीं तो आपकी इम्यून सेल्स फंक्शनल नहीं होंगी, और जब आपकी इम्यून सेल्स फंक्शनल नहीं होंगी तो आपका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करेगा। समझ में आया वर्षा आपको थोड़ा बहुत अभी? यस, आपकी ये डिजीज आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। यस, अब अगर ये जान रखना, अगर किसी बच्चे के अंदर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, मतलब उसमें इम्यूनेज एंजाइम नहीं बन रहा है, तो इम्यूनिटी से जनरेट ही नहीं होगी, तो इम्यूनिटी का रिबन ही नहीं कटेगा। जब इम्यूनिटी का रिबन नहीं कटेगा तो इम्यूनिटी कैसे काम करेगी? अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा होता है एंजाइम इंजेक्शन। बोन मैरो क्या होता है बेटा, बोन का एक ऐसा एरिया जिसमें फ्लूइड भरा होता है, बोन का ऐसा मिडिल एरिया होता है जब फ्लूइड भरा होता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। इसी से बेटा आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं। एंजाइम, या फिर सीधा एंजाइम दो। बोन मैरो क्या होता है, किसी सम चिल्ड्रंस एडीए कैन बी क्योर बाय द बोन मैरो डेफिशिएंसी ट्रांसप्लांटेशन। द एडीए जीन प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोवाइडिंग एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज. The enzyme is produced in all cell, but the highest level of adenase occur in an immune system cell, the lymphocyte, which develop in a lymphoid tissue. देखिए, कहने का मतलब सबसे पहले दो तरीके हैं आपके, एक तो है आपका बोन मैरो। हम क्या होता है, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है क्या, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आपके बोन मैरो से क्या होता है, आपके ब्लड बनता है। तो अगर आपके बोन मैरो से क्या बन रहा है, ब्लड बन रहा है, लगातार ब्लड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी जो बोन मैरो में लगातार ब्लड बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम बोन मैरो में ही है। क्यों बोन मैरो में? क्योंकि जो जीन एब्सेंट है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और इम्यूनिटी के लिए जरूरी होती है लिम्फोसाइट सेल्स, या डब्ल्यूबीसी सेल्स कह सकते हो। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। तो मतलब डब्ल्यूबीसी सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम नंबर 20 है, उसमें वो जीन एब्सेंट है, जिसकी वजह से डीएमिनेज एंजाइम नहीं बन रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, आपके डब्ल्यूबीसी सेल्स में। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी सेल्स के क्रोमोसोम नंबर 20 के ऊपर वो जीन एब्सेंट है, और वो डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ है, बोन मैरो से बनता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ है, बोन मैरो से। तो अगर आप उसके बोन मैरो को ही चेंज कर दें, अगर आप उसके बोन मैरो को ही चेंज कर दें, तो ऑटोमेटिकली उसके सारे जीन्स भी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कंप्लीट बोन मैरो को ही चेंज कर दिया। फिर समझिएगा, अगर आपके पास जैसे कि आपके जो जो आपकी एडीए जीन रहती है वो डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहती है। डब्ल्यूबीसी में जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के क्रोमोसोमल नंबर 20 के ऊपर वो जीन प्रेजेंट रहती है। अगर वो एग्जांपल के लिए, अगर वो जीन प्रेजेंट है, अगर वो जीन वहां पर प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसका मतलब डब्ल्यूबीसी सेल गलत बन रही है। डब्ल्यूबीसी क्यों गलत बन रही है, तो मतलब आपके बोन मैरो में प्रॉब्लम है, तो बोन मैरो को चेंज कर दो। अगर आप बोन मैरो को सही कर देंगे, तो बोन मैरो को सही करने से आपने कंप्लीटली बोन मैरो को ही चेंज कर दिया, तो सारी सेल्स चेंज हो गई। जब आपने जड़ से उसको चेंज कर, मतलब जड़ लेवल पे चेंज कर दिया, उसके रूट लेवल पे पूरा चेंज कर दिया, तो क्या होगा कि जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है, अब वो इम्यून सिस्टम में क्रिएट करेगा और लिम्फोसाइट सेल्स को जनरेट करेगा। समझ में आया आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन? समझ में आया बेटा? यस, समझ में आया? यस सर। ओके, और आप लोगों को जो है क्लास में है या ना के बराबर है? यस सर। ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जैसे क्या होता है बेटा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में देखिएगा, इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम ए ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रोन इन ए कल्चर आउटसाइड ए बॉडी। हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मतलब हम करते क्या है कि जो
देखिए जो जनरली जो पेशेंट के ब्लड से हम लिम्फोसाइट सेल लेते हैं और उसको बॉडी के बाहर हम उसको कल्चरिंग करते हैं। अब मतलब आप क्या करते हैं, जब आप माइक्रोबायोलॉजी के लैब में जाओगे, आप जब मेडिकल करोगे तो मेडिकल में एक लैब आएगी माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। उसमें आपको सिखाया जाएगा कल्चरिंग क्या होता है। कल्चरिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसके लिए हम एक लैमिनार एयर फ्लो होता है जिसमें बैठकर आपको कल्चरिंग करनी पड़ती है। हमने क्या किया, जो पेशेंट है उसके ब्लड को लिया, ब्लड में से लिम्फोसाइट को लिया और बाहर कल्चर करवाया। कल्चर कराने का मतलब क्या होता है, उसकी ग्रोथ करवाई। राइट, कल्चर कराने का ग्रोथ होता है। ग्रोथ कैसे करवाते हैं वो आपको मेडिकल में सिखाया जाएगा। फिर ग्रोथ करवाया, फिर एक फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग ए retroviral vector is then introduced into the lymphocyte cell which are subsequently returned to the patient। फिर हमने क्या किया, एक फंक्शनल डीएनए, ठीक है, एक फंक्शनल डीएनए जो होता है, फंक्शनल डीएनए हमने उसको इंट्रोड्यूस किया बाय यूजिंग रिट्रोवायरल वेक्टर। अब याद कीजिएगा रिट्रोवायरल वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको समझाया था अभी फर्स्ट चैप्टर में। रिट्रोवायरल वेक्टर मतलब किसी भी रिट्रोवायरस को आपने यूज किया, रिट्रोवायरस को यूज किया आपके एडीए जीन, एडीए फंक्शनल डीएनए, एक फंक्शनल एडीए को लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। मतलब आपने सबसे पहले लिम्फोसाइट को लिया एंड बाहर उसको कल्चर करवाया। कल्चर कराने के बाद में आपने क्या किया कि कल्चर कराने के बाद में फंक्शनल एडीए लिया और फंक्शनल एडीए को लेने के बाद में फिर उसको लिम्फोसाइट सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया रिट्रोवायरस की मदद से। रिट्रोवायरस मैंने आपको समझाया था। तो आपने क्या किया, फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया, फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया लिम्फोसाइट्स के अंदर बाय यूजिंग रिट्रोवायरस। अब ये cDNA क्या होता है, अगर आपको इस डाउट हो, cDNA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहने का मतलब है, जैसे सिंपल एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज से। मतलब जैसे कई बार आप, जैसे फॉर एन एग्जांपल, कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब होता है जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपको कोई, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई नोट्स चाहिए होते हैं तो कई बार क्या होता है हम आपको जेरोक्स देते हैं, ओरिजिनल ना देके हमको जेरोक्स देते हैं, तो कहते हैं ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री उसके जैसा ही है। मतलब उसकी जेरोक्स कॉपी जो होती है जीन्स की हम पहले से बना के रखते हैं। तो जिसकी कॉपी से आपने मतलब काफी सारी जैसी जीन्स होती हैं जिसकी कॉपी हम पहले से बना के रखते हैं, उसको cDNA कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये एक मैकेनिज्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने का, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ये अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इनहेरिटेंस, उसमें समझाऊंगा कि cDNA कैसे बनता है। cDNA कैसे बनता है बेटा, उसमें हम जेनेटिक्स में समझाऊंगा, सॉरी आपको cDNA। तो उसमें क्या होता है कि आपको हम बहुत सारी जीन की कॉपी पहले से बना के रखते हैं, बहुत सारी जीन की कॉपी हम पहले से बना के रखते हैं, तो उसको हम cDNA कहते हैं। जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी कॉपीज हम बनवा के रखते हैं पहले से, कि आपको जरूरत पड़े तो हम हाथ जेरोक्स यूज कर सकें। जैसे आधार कार्ड है, उसकी हम कॉपीज पहले से रखते हैं, 10th की मार्कशीट है, तो क्या होता है ये एक तरह की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज होती है। तो ऐसे cDNA होता है। cDNA में हम क्या करते हैं, जीन की कॉपी पहले से बना के रखते हैं। उससे क्या होता है कि कभी भी जरूरत पड़े आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। However, these cells are not immortals। Immortals का मतलब क्या होता है, ये सेल्स कभी नहीं मरती, ठीक है, ये सेल्स कभी नहीं मरती। And patient require the periodic infusion of such biotic engineered lymphocyte। This is a disadvantage of the bone marrow transplantation। मतलब सबसे पहले आपने क्या किया कि बोन मैरो से ब्लड को लिया, उसके ब्लड से आपने लिम्फोसाइट को कल्चर करवाया। कल्चर कराने का मतलब ग्रोथ करवाई, मतलब आपने लैब में लिम्फोसाइट के ग्रोथ करवा दी। फिर उसमें आपने एडीए जीन को डाल दिया बाय यूजिंग रिट्रोवायरल वेक्टर, डाल दिया, फिर उसको पेशेंट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। हालांकि ये सेल कभी डेथ नहीं होती, मतलब इन सेल्स की कभी डेथ नहीं होती, सेल हमेशा इमोर्टल्स है। अब ये आपके मन में डाउट आ सकता है कि व्हाई दिस सेल्स आर इमोर्टल, क्योंकि इंसान इमोर्टल नहीं है। इंसान की लाइफ की भी लिमिटेड होती है, मतलब एक टाइम तो उसके बाद भी डेथ होनी है, लेकिन उसकी सेल्स इमोर्टल्स है। मतलब जो आपकी जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है इमोर्टल्स होती है, मतलब ये लगातार अपनी ग्रोथ करती रहती है, ठीक है। मतलब जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको मैंने गलत बताया। दिस सेल्स आर नॉट इमोर्टल। इमोर्टल मतलब कहने का मतलब, मैंने लाइन पूरी नहीं देखी। द सेल्स आर इमोर्टल मतलब इन सेल्स की डेथ हो सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपने फॉर एन एग्जांपल एक लिम्फोसाइट के अंदर आपने अपना जीन डाल दिया और उसको एक पेशेंट में इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन जिस जीन को आपने करेक्ट करके, जिस सेल को आपने डाला है पेशेंट के अंदर, क्या पता वो पेशेंट के अंदर वो सेल कितने टाइम तक जिंदा रहेगी, कोई गारंटी है? वो सेल क्योंकि इमोर्टल्स नहीं है, वो हमेशा परमानेंट अमर नहीं है सेल्स, वो परमानेंट लाइफ नहीं रहेगी उनकी। जो सेल आपने डाली है क्या पता कि वो सेल कब तक जिंदा रहेगी, हर सेल की डेथ तो होनी है। इसलिए पेशेंट को लगातार इसको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट लेनी पड़ती है। इसी ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। अभी जेनेटिकली इंजीनियर्ड आपका लिम्फोसाइट क्या होता है, क्योंकि आपने जेनेटिकली तरीके से उसको लिम्फोसाइट को बनाया है, और जो आपने लिम्फोसाइट को बनाया था, मतलब आपने जिस लिम्फोसाइट सेल के अंदर आपने जिसको इंट्रोड्यूस किया था अपने जीन को, आपने पेशेंट में डाल दो।
लेकिन आपको पता है लिम्फोसाइट सेल तो बेटा वैसे भी लड़ती रहती है, ये तो वैसे भी लड़ाकू कोशिकाएं होती हैं, लड़ाकू सेल्स होती हैं, तो ये तो लड़ती रहेंगी, कभी ना कभी लड़ने में अगर घायल हो गई, मर गई तो फिर तो आपका पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें लगातार ऐसी लिम्फोसाइट्स को बार बार डालना पड़ता रहता है। समझ में आया आपको बेटा ये? समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके चलिए, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब आता है दूसरा, फिर एंजाइम डालो। इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। मतलब हम जो फंक्शनल एडीए जीन होती है ना, हम डायरेक्टली पेशेंट को दे देते हैं। ठीक है, बट द प्रॉब्लम ऑफ बोथ ऑफ दिस अप्रोच दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। मतलब दोनों का प्रॉब्लम क्या है, कंप्लीटली गारंटी दोनों नहीं देती, कोई कंप्लीटली गारंटी नहीं देती। However, if we gene isolate from a marrow cells producing a AGA introduced in the cell at embryonic stage, it could be permanent cure. हालांकि अगर आप उस जीन को मैरो सेल से, मतलब बोन मैरो सेल से आइसोलेट करते हो जो एडीए प्रोड्यूस करता है, राइट, और उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप एंटर करा दो तो हो सकता है कि परमानेंट क्योर मिले। लेकिन अगर आप उसका क्योरमेंट एक मतलब बच्चों में करते हो, मतलब उसमें मतलब अगर वो उसका जन्म होने के बाद करते हैं तो इट मे नॉट बी परमानेंट क्योर। लेकिन अगर आप उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करा दो तो पॉसिबल है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, डेवलपमेंट सबसे हायर स्टेज में होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पॉसिबल है कि अगर आप करवाओ तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप यही अप्रोच अगर पेशेंट के यही अप्रोच अगर आप इनके जिंदा जन्म लेने के बाद कराते हो तो उसका कंप्लीटली क्योर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा इन्फेंट वो इस डिजीज से सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब बच्चे का जन्म होगा जब भी तो हमें सामने पता चलेगा कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे एक इन्फेंट लेवल, देखिए जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को कैसे पता चलेगा कि बच्चों को प्रॉब्लम है, एंजाइम की प्रॉब्लम है, सॉरी ये एडीए जीन की प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा इन्फेंट को? वो तो माँ के पेट में, माँ के वॉर्म में, उसको कैसे पता चलेगा कि बच्चों को प्रॉब्लम है जब तक वो जन्म नहीं लेगा। इसके लिए क्या होता है कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको एक टेस्ट के लिए उनको एक सजेस्ट किया जाता है, जिस टेस्ट का नाम होता है कैरियोटाइप या ईडियोग्राम टेस्ट। कैरियोटाइप या ईडियोग्राम टेस्ट, उसमें क्या होता है कि उनका लाइफ बेसिक जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, माँ का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको लिया जाता है, और उसको लेने के बाद में हर एक क्रोमोसोम की मैपिंग की जाती है। हर एक क्रोमोसोम की मैपिंग की जाती है, मतलब फ्रॉम फर्स्ट टू 46 क्रोमोसोम की मैपिंग करते हैं कि पहला क्रोमोसोम दिखता सही है, क्या सही है कि नहीं है। हर क्रोमोसोम की मैपिंग करते हैं फर्स्ट से लेके 46 तक। तो फर्स्ट से लेके 46 तक हर क्रोमोसोम की मैपिंग करके हम जीन को चेक कर लेते हैं कि जीन लेवल पे कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्योंकि जो आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल्स में देखा जाता है कि यहाँ पर लिंग की जांच करना नहीं होती है या फिर कानूनी अपराध है। क्यों? क्योंकि लिंग की जांच करने का जो तरीका होता है ना वो यही होता है, कैरियोटाइप या ईडियोग्राम। कैरियोटाइप में क्या होता है कि हम कैरियोटाइप में क्या करते हैं कि 40 जो मदर से एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और उसकी कैरियोटाइपिंग करते हैं, मतलब क्रोमोसोम की मैपिंग करते हैं। क्रोमोसोम की मैपिंग करने पर क्या होता है कि क्रोमोसोम में क्या होता है कि आपके 44 क्रोमोसोम तो सब में एक जैसे होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जो आपके लास्ट के 2 क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर पता चल जाता है कि अगर XX आ गया है तो मतलब लड़की है, और XY आ गया है तो लड़का है, इट्स लाइक ए मेल और फीमेल, तो पता चल जाता है। क्योंकि वाई क्रोमोसोम छोटा होता है एक्स से, वाई क्रोमोसोम एक्स से छोटा होता है। तो वाई क्रोमोसोम अगर आपको छोटा मिल रहा है तो इट मीन वो लड़का है, और अगर दोनों एक्स है तो मतलब लड़का है, सॉरी वो लड़की है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद दिस कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप में ध्यान रखना, कैरियोटाइप करवा सकती है मदर प्रेग्नेंट लेडी, लेकिन फिर ये लेकिन डॉक्टर को पता चल जाता है, डॉक्टर को पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। बट ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो आपको क्लियर नहीं करेंगे, राइट, वो आपको क्लियर नहीं करेंगे, वो आपको क्लियर नहीं करेंगे कि हमें इसके साथ कि वो लड़का है या लड़की है। समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है? यस सर। ठीक है, तो ये कैरियोटाइप बेटा ध्यान रखना, ये मेडिकल में एम्स लेवल पे पूछा गया है। ठीक है, कैरियोटाइप क्या होता है? ओके, तो जनरली क्या होता है कि ध्यान रखना, जनरली क्या होता है 5 to 6 मंथ में ये लेडीज को बोला जाता है कि आप एक कैरियोटाइप करवा लो।
इससे पता चल जाता है कोई बायोलॉजिकली प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उनके उनके पेरेंट्स में कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। क्लियर हो गया बेटा? अब आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है? देखिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझिए पहले होता है क्या है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, हम मतलब मॉलिक्यूल्स को लेकर डायग्नोसिस करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अर्ली लेवल पे मॉलिक्यूल, देखिए कोई मॉलिक्यूल्स को लाइक आवाज आ रही बेटा आपको? यस सर। यस सर आ रही। ओके, देखिए क्या होता है कि अर्ली लेवल पर, देखिए जो प्रॉब्लम होती है एक ह्यूमन के अंदर, वो एक मॉलिक्यूल लेवल पे प्रॉब्लम होती है। तो आप मॉलिक्यूलर लेवल पे डायग्नोसिस कर सकते हो, मतलब अर्ली लेवल ट्रीटमेंट कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम पहले ना बढ़े तो हम अर्ली लेवल पे हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अर्ली लेवल पर ही। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस, अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी होता है मतलब जो डिजीज है उनके बारे में जानना। फिजियोलॉजी का मतलब है कि डिजीज कैसे हो रही है। मतलब देखिए कोई भी डिजीज होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें कोई भी टाइफाइड है, मलेरिया है, कोई भी डिजीज होती है, वो डिजीज कोई ना कोई एक हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम क्रिएट करती है, जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। उस एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट करती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी जो के बारे, अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी को समझना, पहले हर किसी डिजीज को समझने के लिए उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, कि वो डिजीज कैसे कैसे आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। जैसे कि मलेरिया है, मलेरिया जैसे आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जैसे कि जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्लाज्मोडियम है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें पता है। वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी बॉडी में जाएगा, सबसे पहले लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा, लीवर से आरबीसी सेल को इन्फेक्ट करेगा, आरबीसी के बाद में फिर वो आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी पहले से क्लियर है। तो देखिए अगर आप पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो देखिए मेडिसिन काम करती है वो भी तो पैथोफिजियोलॉजी पे काम करती है। आप जो मेडिसिन लेते हो, पेन किलर है या फिर जो भी आप मेडिसिन लेते हो, वो सब मेडिसिन क्या होती है कि आपके पैथोफिजियोलॉजी को समझने के बाद में ही बनाई जाती है, कि वो हमारा जो मॉलिक्यूल है, हमारा जो केमिकल मॉलिक्यूल जो मेडिसिन में दे रहे हैं, वो कहाँ पे जाकर उस पर रिएक्ट करेगा। तो मतलब हमें डिजीज को समझने के लिए और उसका अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए उसके पैथोफिजियोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। यूजिंग ए कन्वेंशनल मेथड ऑफ, बेटा आपका टाइम हो गया है। देखिए मेथड ऑफ डायग्नोसिस के अंदर सीरम या यूरिन एनालिसिस किया जाता है। सीरम मतलब ब्लड का एनालिसिस या फिर यूरिन एनालिसिस होता है, लेकिन उसमें हर डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है बेटा।